पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं, उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी।
निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी। आ, खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी। रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी। उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर? इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। आईपीएल का भूत। रात के 12 बज चुके थे। आईपीएल शुरू होने में बस कुछ चंद घंटे बचे थे। जयपुर सुपर किंग के कप्तान रणधीर शर्मा ग्रैंड होटल के बिस्तर पर खर्राटे ले रहे थे। अचानक होटल के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रणधीर शर्मा के कमरे में रोते रोते कोई प्रवेश करता है और सोए हुए रणधीर शर्मा से कहता है, तुमने मुझे टीम के बाहर निकाल कर रुलाया है, गंदा पॉलिटिक्स किया है मेरे साथ। देखना कल मैच में मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से सारा होटल थरथराने लगता है। शर्मा आंख खोलता है और सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है वहाँ पे। लाइट आ जाती है। रणधीर शर्मा के पीए मनसुख तिवारी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रणधीर के कमरे में भागते हैं। क्या हुआ सर? आपकी चीख मैंने सुनी। मनसुख वो वापस आया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मनसुख वो आया है। कौन सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? राकेश। वो तो मर चुका है। सो जाइए आप, कल मैच है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा आपके लिए। मैं कल मैदान में नहीं उतरूंगा, मैच कैंसिल कर दो। मनसुख मैच कैंसिल कर दो। सर करोड़ों का नुकसान हो जाएगा,
आपका करियर खत्म हो जाएगा। सो जाइए सर आप, डोंट वरी, मैं रुकता हूँ यहाँ, आप आराम से सो जाइए। रणधीर शर्मा सोने का प्रयास तो करता है, पर राकेश के ख्याल से उसकी नींद उड़ जाती है। दरअसल राकेश एक बहुत अच्छा प्लेयर था, इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता रखता था। जब वह खेलता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी, मानो कि राकेश दूसरा सचिन ही था। पर यह सब टीम के कैप्टन रणधीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। राकेश की तेज रफ्तार देखकर रणधीर को अपनी पोजीशन की फिक्र होने लगी और उसने अपनी पहुंच और पॉलिटिक्स का उपयोग करके राकेश को टीम के बाहर कर दिया। इस तरह राकेश के करियर को कुछ ऐसा ब्रेक लगा कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुबह होती है, मैच शुरू हो जाता है, दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भर जाता है। पूरा इंडिया टीवी के सामने सांसें रोक कर बैठ जाता है और रणधीर मैदान में उतरता है। तभी रणधीर की नजर ऑपोजिट टीम के एक लड़के पर पड़ती है। उसे देखकर रणधीर सोच में पड़ जाता है। वही नजर, वही तेवर, कौन है ये? रणधीर ऑपोजिट टीम के कप्तान से पूछता है, ओए शर्मन, ये बंदा कौन है यार? पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा सरप्राइज पैकेज है तुम लोगों के लिए, देखना ये कैसे धोता है तुम लोगों को। टॉस होता है, हाथ में बल्ला उठाए ऑपोजिट टीम का वही लड़का ओपनिंग करता है। रणधीर बॉलिंग करने उतरता है। रणधीर पहला बॉल डालता है तो वह लड़का बल्ला घुमाकर बॉल आसमान में ऐसा उछालता है कि मानो बॉल आसमान निकल गई हो। बॉल वापस ही नहीं आती। सारे हैरान हो जाते हैं। तभी वह लड़का रणधीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वही आंखें, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट, ऐसा शॉट तो राकेश ही मार सकता था। तभी यकायक उस लड़के में रणधीर को राकेश का भूत दिखता है और रणधीर बुरी तरह घबरा जाता है। ये मैच रोक दो, वो मुझे मार देगा, मैं नहीं खेलूंगा। अरे ये क्या, कैप्टन रणधीर अचानक से ऐसे क्यों बर्ताव करने लगे हैं? रोक दो, ये मैच रोक दो, ये मैच रोक दो। रणधीर की हालत देखकर टीम के मालिक रणधीर के पास आते हैं। क्या हुआ, क्या पागलपन है? सर, राकेश वापस आया है, वो मुझे मार देगा। और मैं हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जानता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं मैंने। तेरे कहने पर मैंने राकेश को हटा दिया था, वो होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। पागल हो गए हो क्या तुम? राकेश का भूत रणधीर के पास आता है और मुस्कुराता है। देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं। ऐसा कहकर हंसते हुए बैटिंग करने निकल पड़ता है। रणधीर बुरी तरह डर जाता है पर वह कुछ नहीं कर सकता। रणधीर कांपते कांपते बॉल फेंकता है तो राकेश का भूत जोरदार पलटवार करता है तो बॉल सीधे राकेश के पेट में आकर लगती है। राकेश जमीन पर गिर जाता है। स्टेडियम तालियां और चीखों से गूंज जाता है। रणधीर समझ नहीं पाता कि उसके जख्मी होने के बावजूद भी यह शोर कैसे। तभी उसके पास राकेश आता है और कहता है, हैरान हो गए ना, पर तुम्हें अब कोई नहीं देख सकेगा और मुझे भी, क्योंकि तुम तो यहाँ हो ही नहीं। वो देखो, तुम तो वहाँ मैच खेल रहे हो। रणधीर देखता है तो वह बॉलिंग कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ। फिर वो कौन है? सब मेरी माया है, वो तुम्हारा क्लोन है। लोग उसे देखते रहेंगे और मैं इधर तुम्हें बीच ग्राउंड में ही निपटा दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें कल रात को ही मार सकता था, पर मुझे तुम्हें यहीं मारना था, इसी ग्राउंड पर। राकेश का भूत घायल रणधीर को बल्ले से मारने लगता है। रणधीर चीखने चिल्लाने लगता है, फिर भी किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। सब लोग रणधीर के क्लोन को ही रणधीर समझ बैठे हैं और इधर राकेश रणधीर को मारकर घायल कर देता है। अचानक रणधीर का क्लोन गायब हो जाता है।
सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रणधीर कहाँ चला गया? वो तो बॉल लाने गया था ना? लगता है डर कर भाग गया होगा। लगता है रणधीर शर्मा हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने जीत अपोजिट टीम की झोली में डाल दी है। रणधीर के फैंस चिल्लाने लगते हैं। रणधीर शर्मा भगोड़ा है, रणधीर शर्मा हाय हाय। यह सुनकर घायल रणधीर दम तोड़ देता है। इस प्रकार राकेश का भूत रणधीर से अपना बदला ले लेता है। भूतनी आंटी। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत ताकतवर भूतनी अपनी भूतनी बेटी के साथ रहती थी। भूतनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। वो रोज जंगल से नए और मुलायम जानवर लाकर उसे खिलाया करती थी। माँ, ये खरगोश बहुत मुलायम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा था। इसीलिए कल आप मेरे लिए एक मोटी सी भैंस लाना। ठीक है बेटी। मेरी बेटी छोटी छोटी, भैंस मांगे मोटी मोटी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भूतनी बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी। अब उसकी जगह उसकी बेटी खाने के लिए जानवर पकड़कर लाने लगी। एक दिन बूढ़ी भूतनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ माँ। बेटी, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी माँ शहर से एक मोटा और मुलायम इंसानी बच्चा खाने के लिए लाई थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं एक बार फिर से इंसानी बच्चे का स्वाद चखूं। ठीक है माँ, फिर तो आपके अगले जन्मदिन पर हम इंसानी बच्चा ही खाएंगे। इंसानी बच्चे की तलाश में भूतनी शहर की तरफ चल दी। जंगल से मैं आई हूँ, शहर को मैं जाऊंगी। इंसानी बच्चा खाकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाऊंगी। शहर पहुंचकर उसने बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर गट्टू पर पड़ी। ये बच्चा मुझे मुलायम लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पतला है। इसे तो अकेले माँ ही खा जाएगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। और वो एक बहुत सुंदर आंटी का रूप लेकर गट्टू के पड़ोस में रहने लगी। फिर एक दिन वो गाजर का हलवा लेकर गट्टू के घर गई। मैं गट्टू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अब भूतनी रोज किसी न किसी बहाने से गट्टू को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू दिन बहुत मोटा हो गया। भूखी भूतनी का खाना खाकर गट्टू हो गया मोटा मोटा। अब मोटे गट्टू को खाकर भूतनी भी होगी मोटी मोटी। अगले ही दिन भूतनी आंटी ने गट्टू से कहा, मैं शहर से थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और फिर भूतनी गट्टू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही गट्टू ने जंगल देखा, उसने भूतनी से पूछा, आंटी, आप मुझे जंगल में क्यों ले आई? आपने तो कहा था हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी अचानक भूतनी अपने असली रूप में आ गई। तुमने बहुत कुछ खा लिया गट्टू, अब हमारे खाने की बारी है। अब तो भूतनी आंटी हो। भूतनी गट्टू को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। माँ,
देखो, मैं इंसानी बच्चा लाई हूँ। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। उन्हें इस तरह से बातें करते देख गट्टू समझ गया कि उसे इन भूतनियों से बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अब तुमने मन बना ही लिया है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम दोनों में से मेरा दिल कौन खाएगा? इंसान के शरीर में उसका दिल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और जो उसे एक बार खा ले वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वैसे मुझे लगता है मेरा दिल भूतनी आंटी को खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम्हारी भूतनी आंटी तुम्हें शहर से पकड़ कर लाई है। लेकिन मेहनत तो ज्यादा मैंने ही की है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बच्चे का दिल नहीं खिलाया था, इसीलिए इसका दिल तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे? मैंने ज्यादा मेहनत की है तो दिल तो मैं ही खाऊंगी। और फिर देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई। बूढ़ी भूतनी ने भूतनी पर जोर से वार किया, फिर भूतनी ने भी बूढ़ी भूतनी पर वार किया। इस तरह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और गट्टू वहाँ से बचकर भाग गया। एक थी डायन। कहानी है रामपुरम की। रामपुरम एक छोटा सा शहर था। शहर में एक कॉलोनी थी, नंदनवन कॉलोनी। नंदनवन कॉलोनी शहर की काफी खूबसूरत, स्वच्छ, सुंदर और शांत कॉलोनी थी। कॉलोनी में काफी सारे छोटे मोटे खूबसूरत घर और घरों के सामने पेड़ पौधों की हरियाली थी। कॉलोनी का वातावरण काफी शुद्ध और प्रसन्न था। कॉलोनी में मालिक, किराएदार, डॉक्टर, वकील, टीचर, ऐसे सभी मिडिल क्लास लोग हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और छुट्टी के दिन बाहर कॉलोनी में पेड़ पौधे के साथ खेलते थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल जी अपने मकान के सामने अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मार्केट जाना था। तभी वहाँ मगनलाल जी गए और उन्होंने श्यामलाल जी से बात शुरू की। कैसे हो श्यामलाल जी, बड़ी जल्दी में हो? अरे हाँ भाई साहब, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? हम भी ठीक है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आपका मकान देना था ना किराए पर। मेरे साले का एक दोस्त आ रहा है हमारे यहाँ रहने, उसे मिल सकता है क्या? अरे यार मगनलाल जी, लेट हो गए आप। क्या हुआ, किसे दे दिया क्या? हाँ भाई, दे दिया एक बुढ़िया को। बेचारी अकेली है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उस पर जीती है। मैंने सोचा दे दो, बुढ़िया है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है वो बुढ़िया? दिखी नहीं कभी। अरे अभी तक आई नहीं है वो, बस सामान और किराया छोड़कर गई है। कब आएगी पता नहीं। अरे लक्ष्मी चलो भी। ये औरतें हमेशा लेट कर देती हैं। बाजार जाना था। एक संडे की बात है, दोपहर का समय था। कॉलोनी के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों के नीचे कॉलोनी में खेल रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बहती हवा अचानक रुक गई और तापमान बढ़ गया। आसमान में कौवे कांव कांव करने लगे। माहौल एकदम अजीब हो गया और छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो गए। आहा, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी हो रही है तो फिर शर्ट उतार दे। उतार दूं? नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी। तभी बच्चों को टक टक आवाज सुनाई दी। ये टक टक आवाज कैसी है? चलो देखते हैं। फिर बच्चों ने सड़क पर आकर देखा तो सड़क पर एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया की लाठी बार बार फिसल रही थी और वो काफी संभल कर मुस्कुराते हुए चल रही थी। ओह, कितनी प्यारी है ये दादी अम्मा। चलो चलते हैं उनके पास। फिर क्या, बच्चे दादी अम्मा कहते हुए उछलते कूदते बुढ़िया के पास गए।
बच्चों को देखकर बुढ़िया मुस्कुराई। अरे यहाँ तो बड़े ही बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप अब यहीं रहने वाली हो? हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ। तुम लोगों को परेशान करने वाली हूँ बहुत। बुढ़िया की बातें सुनकर बच्चे हंसने लगे। मुझे उस सामने वाले श्याम जी के मकान में जाना है। चलो हम छोड़ देते हैं आपको। चिंटू ने बुढ़िया की लाठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया को सहारा दी। बाकी बच्चे भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगे। मकान के अंदर आते ही चिंटू बोला, अब हम खेलने जाते हैं। तभी अचानक बुढ़िया जोर जोर से अजीब आवाज में हंसने लगी। सारे बच्चे डर गए। हंसते हंसते बुढ़िया अचानक भयानक डायन बन गई। ना छोड़ूंगी, किसी को ना छोड़ूंगी। डायन देखकर बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन चिंटू भाग न सका क्योंकि उसका हाथ बुढ़िया के हाथ में था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मम्मी, मम्मी छोड़ो। तभी पीछे से चिंटू की मम्मी आई। चिंटू, चिंटू! झट से बुढ़िया ने डायन का रूप छिपा लिया और चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू इतना डर गया था कि वो हाथ छोड़ते ही सीधे मकान के बाहर भाग गया। माफ कीजिए, हमारे बच्चे जरा शैतान हैं। अच्छा कि आप आ गईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। फिर क्या था, उस दिन से वो डायन कॉलोनी में रहने लगी, सबके सामने अच्छा बनकर और बच्चों के सामने भयानक डायन बनकर। जब भी बच्चे खेल रहे होते तब डायन उनके पास जाती और किसी बच्चे को उठाकर अपने मकान में आ जाती। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता। बाकी बच्चे भी शोर मचा देते, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता बुढ़िया फौरन रूप बदलकर झूठ कहती। देखिए ना, इन बच्चों ने मेरी लाठी कहीं छिपा रखी है। बता ही नहीं रहा कोई कहाँ छिपा रखी है। बच्चों ने अपने घर वालों को बुढ़िया के बारे में बताया, फिर भी उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक दिन जो होना था वही हुआ। अचानक चिंटू कहीं गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन चिंटू नहीं मिला। मैं जानती हूँ चिंटू कहाँ है, चलो मेरे साथ। बच्चे बुढ़िया के मकान में पहुँचे तो बूढ़ी डायन ने चिंटू को एक कमरे में अंदर बांध कर रखा था और वो उसे सता रही थी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तू बड़ा शैतान है। अब कहाँ गई तेरी शैतानी? हाँ, खबरदार, मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ। बच्चों को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चों ने चिंटू की हालत देखी तो उन्हें काफी बुरा लगा। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं, वो आएंगे तो डायन फिर से कुछ न कुछ झूठ बोलकर बच जाएगी। तो फिर अब क्या करें? चिंकी ने मोबाइल निकाला और डायन का वीडियो बनाया। फिर चिंकी ने वो वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में पोस्ट किया। वीडियो देखकर कॉलोनी के सभी लोग उस मकान में पहुँचे और उन्होंने डायन के चंगुल से चिंटू को बचा लिया। अब रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है डायन, तुम्हारा असली रूप हम सबके सामने आ चुका है। हमने बच्चों पर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन भला हो इस मोबाइल का, मारो इसे। फिर कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर डायन की अच्छी खासी धुलाई की। मार खाने के बाद बूढ़ी डायन कॉलोनी से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था।
दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते, हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली,
डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। भूतिया डाकिया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है। लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीरकर रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है। कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी। तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से। भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे? इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है। रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो? मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला।
यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा पत्नी मर चुकी थी। डाकिये ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के जंगल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है। डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण, ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुंची है पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है और देख, तुमसे पहले मैं यहाँ पहुंच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है। तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ, उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे हाय, कहाँ फंस गई मैं? निकालो मुझे बाहर, ये तो उस मकान से भी छोटा है। हाँ। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल, मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता। स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है, बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दी आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित
रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर ये गुंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी, प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा। रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा। रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो। फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे बूढ़े
और सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम। प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था, इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया चलो, सब आ गए हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है। हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया। अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी।
लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी, तू देख ले तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ? रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई
तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहन कर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही
हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया।